वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। मैं मौर्य अंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है नामा के मूल तत्व मीन्स अकाउंट। विषयांग है हिसाबी पद्धति की प्रणालिकाएं, धारणाएं, संकल्पना और सिद्धांत। चैप्टर नंबर 6 का है, भाग 2 का। तो आज हम इसकी प्रस्तावना यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले, नामा को सामान्य रूप से धंधे की भाषा कहा जाता है, जबकि नामा धंधा के अलावा की संस्थाओं के लिए भी उतना ही महत्व रखता है। नामा अपने सिद्धांतों पर आधार रखती है। कोई भी व्यक्ति अगर धंधा या व्यवसाय करना चाहता है तो उसके लिए नामा का ज्ञान होना आवश्यक है। सिर्फ धंधा या व्यवसाय के लिए ही अन्य कोई बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनके लिए भी नामा का ज्ञान होना आवश्यक है। अपने ही एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे घर में रोज बरोज के जो खर्चाएं होते हैं, उन सब का व्यवहार जो है लिखने के लिए, हिसाब करने के लिए, उसके लिए भी नामा का ज्ञान होना आवश्यक है। जो कोई भी इस सिद्धांत की समझ रखता है वह नामा को आसानी से समझ सकता है। हिसाब में समानता रखने के लिए निश्चित सिद्धांत, ख्याल, प्रणालिकाएं एवं मान्यताओं का उपयोग किया जाता है। ऐसे सिद्धांत तार्किक होते हैं, जिससे इन हिसाबों को उपयोग करने वाला प्रत्येक वर्ग हिसाबी जानकारी को एक समान रूप से समझे। नामा पद्धति का उपयोग करके हिसाब करना चाहता है, वो सभी व्यक्ति को एक ही प्रकार से, मतलब उसका हिसाब करने के लिए जानकारी, ख्याल, सिद्धांत जो है एक ही प्रकार से सबको पता होना चाहिए। इन हिसाबों को व्यवसाय का लेखाकार वर्ग उपयोग करने से इसे स्वीकृत हिसाबी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। हिसाबी सिद्धांतों का विकास इसलिए किया गया है कि हिसाबी जानकारियों का उपयोग करने वाले व्यक्ति एक ही दिशा में जानकारी समान रूप से समझें, प्राप्त करें और उसे तैयार करें। सभी व्यक्तियों जो हिसाब करना चाहते हैं, हिसाबी तरीके से कोई धंधा या व्यवसाय करना चाहते हैं, उन सभी को एक ही प्रकार की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जिससे सभी का जो है व्यापार या धंधा करने का जो पद्धति अपनाए वो सभी एक समान होनी चाहिए। तो अगर ऐसा ना हो, तो अगर सभी ऐसा ना करें और अपनी मर्जी के हिसाब से व्यवहार या हिसाब तैयार करें, तो वो इसमें एक सूत्रता की जो है नहीं दिखाई देगा, वो बिन उपयोगी बन सकता है। इसलिए सभी को नामा के ज्ञान का होना आवश्यक है। इस प्रकार मूलभूत हिसाबी सिद्धांतों की समझ प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे हिसाबों को सैद्धांतिक और तार्किक आधार दिया जा सके। तो अभी हम हिसाबी सिद्धांत, ख्याल और प्रणालिकाएं देखेंगे। हिसाबी सिद्धांत, ख्याल और प्रणालिकाओं को नीचे दर्शाया गया है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। चालू पीढ़ी की धारणा, दूसरा है एक सूत्रता, उपज खर्च का संपादन, हिसाबी इकाई, द्रव्य मापन, हिसाबी समय, पूर्ण प्रस्तुति, महत्वता, दूरदर्शिता या बुद्धिमत्ता, लागत, व्यवहार की दोहरी असर, मतलब कि दो असर, उपज का खर्च से मिलान, उपज का संपादन, प्रमाण की प्रमाणित समानता और हेतु लक्षिता। ये सभी आप जो देखें सभी 14 हैं। ये हिसाबी हिसाबी पद्धति की प्रणालिकाएं, धारणा, संकल्पनाएं हैं। तो इन्हें हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे चालू पीढ़ी की धारणा किसे कहते हैं, वो समझेंगे। तो चलो देखते हैं। हिसाबी पद्धति की यह महत्वपूर्ण धारणा है। चालू पीढ़ी की धारणा जो है वह हिसाबी पद्धति की महत्वपूर्ण धारणा है। इस धारणा के अनुसार जब धंधा प्रारंभ किया जाता है तब ऐसी धारणा की जाती है, ऐसा माना जाता है कि भविष्य में जो धंधा हमने शुरू किया है वह लंबे समय तक चालू रहेगा, इसलिए इसे चालू पीढ़ी की धारणा कहते हैं। व्यवसाय लंबे समय तक चलने वाला है, इस अपेक्षा से लेनदार माल की पूर्ति करता है, सेवा देता है, कर्ज देता है। कर्ज देने वाली संस्थाएं भी अधिक मात्रा में आसानी से कर्ज दे देती हैं। तो इस प्रकार ये सभी क्या हुए, चालू पीढ़ी की धारणाओं के उदाहरण से हैं। इस सिद्धांत के आधार पर स्थिर संपत्ति की घिसाई की गणना में आयुष्य को ध्यान में नहीं लिया जाता है।
हिसाबी पीढ़ी की धारणा सबसे सिंपल आप समझना चाहें साधारण रूप से तो ऐसा है कि जब कोई भी हम धंधा शुरू करते हैं और वो धंधा ऐसा माना जाए कि वो लंबे समय तक चलने वाला है, तो और उसमें इन्वेस्ट करें, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से हमारा क्या हो गया, लंबे समय के मतलब चालू पीढ़ी की धारणा। कोई भी व्यवसाय अगर लंबे समय तक चलने वाला है तो उसे हम चालू पीढ़ी की धारणा कहेंगे, ऐसा माना जाता है। चालू पीढ़ी के कुछ उदाहरण भी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अग्रिम चुकाया खर्च, मतलब ये पहले से चुका दिया गया खर्च है, जो कि आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। कारण कि धंधा लंबे समय तक चलने वाला है और यह माना जाता है कि अग्रिम चुकाए गए खर्च का लाभ भविष्य में प्राप्त होगा। जो पहले से चुकाए गए खर्च है, अग्रिम चुकाया भाड़ा, अग्रिम चुकाया खर्च, ये सभी एक प्रकार से क्या हुए, हमारे पहले से चुकाए गए खर्च हैं, जिसका लाभ हमें भविष्य में मिलेगा, ऐसी हमें आशा रहती है। दूसरा है, हिसाबी समय के अंत में वित्तीय पत्रक तैयार किए जाते हैं। तो आप जब हिसाब पूरा एक वर्ष का हिसाब हो या एक मंथ का जो भी हो, आप जब हिसाब तैयार करते हैं तो उस वर्ष के अंत में हमें कितना खर्च हुआ, कितना लाभ हुआ, ये सभी की जानकारी हमें चालू पीढ़ी की धारणा में प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है, प्रसारित राजस्व खर्च कितनी बार आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना पक्ष में बताए जाते हैं। इसका यह कारण है कि यह माना जाता है कि पीढ़ी जो है लंबे समय तक चलने वाली है और व्यवसाय को उस खर्च का लाभ लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। प्रसारित राजस्व खर्च ये आर्थिक चिट्ठा की संपत्ति लेना पक्ष में दर्शाया जाता है। इस तरह इसमें भी एक धारणा कही जाती है कि ये जो है व्यवसाय जो जब तक व्यवसाय चलेगा तब तक ये इसका खर्च जो है हमें इसे लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। तो चौथा है, स्थिर संपत्तियां आर्थिक चिट्ठा में घिसाई घटाने के बाद की कीमत से बताई जाती हैं। स्थिर संपत्तियां पुनः विक्रय के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं, परंतु लंबे समय तक उपयोग के लिए खरीदी जाती हैं। इसलिए चालू पीढ़ी के ख्याल के अनुसार आर्थिक चिट्ठा में उसकी बाजार कीमत दर्शाने के बदले उसकी घिसाई घटाने के बाद की कीमत दर्शाई जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे कि स्थिर संपत्ति, जैसे कि मकान हुआ, मान लीजिए मकान हुआ, तो ये एक प्रकार से क्या, मकान हुई, अपनी खुद की मालकी की गाड़ी हुई, तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, हमारी स्थिर संपत्ति है। तो इसमें हम जो लागत कीमत है उसमें हमने जिस ही दाम पे उसे लिया है अपनी स्थिर संपत्ति को, उसमें से जो हमारी घिसाई वगैरह लगी हो वो सब घटाने के बाद की जो कीमत होती है उसे हम दर्शाते हैं आर्थिक चिट्ठा में। तो उसका लाभ हमें भविष्य में मिलता ही रहेगा, जितना हम यूज़ करना चाहे जिस प्रकार से उसे कर सकते हैं। इस प्रकार अब यहाँ पे हम चालू पीढ़ी की कुछ धारणाएं देखेंगे जिसे हम ध्यान में नहीं लेते हैं, जैसे कि निम्नलिखित परिस्थितियों में चालू पीढ़ी के ख्याल ध्यान में नहीं लिया जाएगा। जैसे कि अगर जब व्यवसाय की इकाई तीव्र आर्थिक तंगी में हो, कोई व्यवसाय शुरू किया हो कोई व्यक्ति और वो व्यवसाय जो है बहुत ही घाटे में जा रहे हों, तो कुछ ही समय में उसका विसर्जन भी होने वाला ऐसी संभावना हमें लग रही, तो उस समय उस पीढ़ी में हमें जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उस पीढ़ी की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी उसका खत्म हो सकता है, तो उसमें पूंजी लगाने का कोई मतलब नहीं हो सकता। दूसरा है, कंपनी का विसर्जन करने के लिए लिक्विडेटर की नियुक्ति की गई हो। अगर लिक्विडेटर की नियुक्ति की गई हो कंपनी का विसर्जन करने के लिए, तो उस समय भी हमें उसमें पूंजी वगैरह नहीं लगानी चाहिए और ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इसमें से हमें भविष्य में लाभ प्राप्त हो, क्योंकि वो कभी भी बंद हो सकती है। जब औद्योगिक इकाइयों को बीमार इकाई घोषित किया जाए तब तो भी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। निश्चित उद्देश्य के लिए स्थापित इकाई का उद्देश्य पूर्ण होने की तैयारी में हो। जो इकाई जिस उद्देश्य से धंधा या व्यवसाय शुरू की हो और अगर वह पूर्ण हो गया हो, जिस उद्देश्य से उसने शुरू किया है, अगर वह पूर्ण होने की तैयारी में हो या तो पूर्ण हो गया हो, तो उस धंधे में पूंजी नहीं लगानी चाहिए। एक सूत्रता का ख्याल, तो अभी हम यहाँ पे एक सूत्रता का ख्याल देखेंगे। एक सूत्रता का ख्याल सूचित करता है कि हिसाब लिखते समय या वित्तीय पत्रकों की प्रस्तुति के समय धंधे में
एक समान हिसाबी नीतियाँ, विधियाँ या पद्धतियाँ का उपयोग करना चाहिए और प्रतिवर्ष एक समान ही रहनी चाहिए। एक सूत्रता के ख्याल में जो कोई भी पद्धति हम अपनाएं तो वो पद्धति जो इस वर्ष में है वही अगले वर्ष में भी होगा, यही धारणा होती है। जैसे कि हमने जैसे मकान है, नहीं तो मकान पर घिसाई की जा रही है, तो पहले वर्ष में अगर घटती शेष पद्धति से घिसाई की गई है तो दूसरे वर्ष में ही घटती शेष पद्धति के आधार पर ही घिसाई होनी चाहिए। तो ये एक सूत्रता का जो है लागू होगी, ऐसा कहा जा सकता है। अर्थात एक बार धंधा की इकाई में ने जो पद्धति हिसाब गिनने के लिए तय की हो वही प्रत्येक वर्ष उसी पद्धति से हिसाब की गणना होनी चाहिए। ऐसी एक सूत्रता बनी रहने पर ही हिसाबों के बीच तुलना जो है संभव होती है, तुलना करना संभव होती है। अगर यह एक सूत्रता न बनी रहे तो हिसाबों की तुलना नहीं की जा सकती है और हिसाब गलत जानकारी भी दे सकते हैं। इसलिए एक सूत्रता का ख्याल बना रहे, इसलिए जो पहले वर्ष में हमने पद्धति अपनाई हो घिसाई वगैरह गिनने के लिए वही पद्धति दूसरे वर्ष भी होनी चाहिए। इस प्रकार एक सूत्रता का ख्याल जो है बना रहता है। बिना किसी ठोस कारण के जो है पद्धति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्टॉक के मूल्यांकन की लागत कीमत या बाजार कीमत दो होती है, दोनों में से जो कीमत या भाव कम हो उसे ही ध्यान में लेना चाहिए। तो इसमें एक प्रकार से ध्यान रखने की बातें हैं। यहाँ एक सूत्रता के सिद्धांत का भंग नहीं होता है। एक सूत्रता का सिद्धांत अलग अलग समय में एक सूत्रता के संदर्भ में है। इसका मतलब यह नहीं है कि अलग अलग प्रकार के व्यवहारों में एक समान ही हिसाब की पद्धतियाँ होनी चाहिए। सब में अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं लेकिन वो सभी एक समान होने चाहिए। एक वर्ष में जो है वही दूसरे वर्ष में, जैसे पहले वर्ष में अगर घटती शेष पद्धति है तो घटती शेष पद्धति का ही उपयोग दूसरे तीसरे वर्ष में करना चाहिए। तो इससे एक सूत्रता का जो है ख्याल वो बना रहता है। एक सूत्रता के ख्याल का अमल करने से व्यक्तिगत पूर्वग्रह दूर होते हैं। जो हमारी समस्याएं होती हैं एक सूत्रता का ख्याल अगर हम रखेंगे तो उससे जो हमारी रोज बरोज की समस्या हो सकती है वो क्या होगी, दूर होगी। कारण कि लेखाकार को प्रतिवर्ष एक समान नियम, पद्धति या विधि का पालन करना पड़ता है, तो उस पद्धति का उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे में उन्हें कोई भी जो है समस्या नहीं होती है। एक बार जो पद्धति का उपयोग किया है वही दोबारा अगर करना हो तो, इसलिए एक सूत्रता की पद्धति का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में हम देख सकते हैं स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति वर्षों वर्ष एक समान रखनी चाहिए। स्टॉक का मूल्यांकन करना हो तो उसकी जो एक फर्स्ट साल में जो पद्धति का उपयोग किए हुए मूल्यांकन करने के लिए वही पद्धति दूसरे तीसरे चौथे वर्ष में भी होनी चाहिए। उसमें बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अर्थात हिसाबी नीति प्रतिवर्ष एक समान रहनी चाहिए। यह एक सूत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद है प्रत्येक वर्ष में घिसाई गिनने की जो पद्धति है वो एक समान होनी चाहिए। घिसाई की पद्धति में प्रत्येक वर्ष एक सूत्रता बनी रहने से सभी पत्रकों को अभ्यास करने वाले को अलग अलग समय के लाभ का अभ्यास करने में आसानी रहती है। अगर घिसाई गिनने की पद्धति जो है वो एक समान ही रहे तो जो उससे जो अलग अलग प्रकार के अभ्यास किए जाते हैं वो क्या होंगे, वो अभ्यास करने में व्यक्ति को आसानी रहेंगे। और अगर 2 वर्षों की गणना करनी हो या तुलना करनी हो तो उसे लाभ हानि निकालना हो तो उन सभी के लिए ये पद्धति आसान बन जाती है। इस प्रकार ये एक सूत्रता के ख्याल की धारणा है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। चलो तो फिर थैंक यू, बाय।